नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम जाति धर्म व लैंगिक मसले लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखते हैं कि चुनाव में जाति धर्म व लैंगिक मसले किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। वे किस प्रकार किसी समाज को, किसी समुदाय को, किसी देश को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम लैंगिक मसले या लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का अर्थ है स्त्री व पुरुष, स्त्री पुरुषों में अंतर समझना। प्राचीन काल से ही स्त्री व पुरुषों में श्रम के आधार पर या उनके कार्य के आधार पर हमेशा से ही भेदभाव किया जाता आ रहा है। बहुत समय पहले से ही समझा जाता है कि स्त्री केवल घर का कार्य करने तक ही सीमित है और जो पुरुष है वो घर से बाहर के कार्य करेगा, यानी कि जो घर से बाहर कमाने के लिए पुरुष ही जाएगा। इस प्रकार ये लैंगिक असमानता है, श्रम का विभाजन है। अब हम देखते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी कि कार्य के आधार पर स्त्री पुरुषों में जो बंटवारा है वो किस प्रकार है। पर खासकर हमारे भारत देश में ये माना जाता है कि स्त्री होती है, जो स्त्री का कार्य केवल होता है घर का कार्य करना, ऐसे रोटी बनाना या घर का कोई अन्य कार्य करना। और जो पुरुष होता है, पुरुष का कार्य घर के बाहर के कार्य करना होता है। पुरुष का कार्य होता है घर की आजीविका चलाना, घर यानी कि कमाने का कार्य केवल पुरुष का होता है। जिस कारण स्त्री पूरे समाज में धीरे धीरे करके बिछड़ती गई। उनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज खासकर हमारे भारत देश में स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत खराब है। मात्र 54% स्त्रियाँ ही, 100 में से 54% स्त्रियाँ पढ़ी लिखी है, जबकि 76% पुरुष पढ़े लिखे हैं। आप किसी और सरकारी ऑफिस या किसी प्राइवेट ऑफिस में जाकर देखेंगे तो केवल पुरुष ज़्यादा कार्य करते हुए हमें नजर आएंगे और स्त्रियाँ बहुत कम कार्य करते नजर आएंगी। हम इसी प्रकार राजनीति में देखते हैं, राजनीति में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पुरुष ही राजनीति में आते हैं और स्त्रियाँ बहुत कम मात्रा में आती है। आप अपने जो स्थानीय क्षेत्र जैसे सरपंच के चुनाव हो गए या जिला परिषद, उनमें गाँव में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पुरुष ही चुनाव लड़ते हैं और वे ही जीतते हैं, क्योंकि स्त्रियों को केवल घर के कार्यों तक सीमित समझा जाता है। उनको बाहर के कार्य करने का आज्ञा या परमिशन नहीं होती है। ये किसी विशेष धर्म का भी कार्य होता है। किसी भी धर्म में स्त्रियों को बाहर के कार्य करने की विशेष छूट नहीं दी जाती है, जिसके कारण स्त्रियां धीरे धीरे करके बिछड़ती जा रही हैं, जिस कारण उनका श्रम का विभाजन हो गया कि समाज समझता है कि स्त्री का कार्य केवल घर के कार्य करने तक सीमित रखा जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे बिछड़ रही है और श्रम का विभाजन हो चला है आज के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बहुत कम भूमिका। सार्वजनिक जीवन का अर्थ है यहाँ पे कि महिला को बहुत कम वोट देने का भी अधिकार तो सभी को है, लेकिन वो अपने वोट के प्रति जागरूक नहीं है। किसी चुनाव में वे चुनाव लड़ती नहीं, जैसे कि सरपंच का चुनाव हो गया या एमएलए एमपी, किसी प्रकार के चुनाव में उनकी खास भूमिका होती नहीं है। उनको केवल घर के कार्यों तक ही सीमित समझा जाता है। इसी कारण इनको सार्वजनिक जीवन है, जैसे कि वोट डालना, इनका धीरे धीरे कम ही उनको नॉलेज है उस बात की, या उनके प्रति कम ही जागरूक है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि महिलाओं को केवल घर के कार्यों तक ही सीमित समझा जाता है। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे करके स्त्रियाँ अपने वोट के प्रति, अपने जो स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार को या घर के बाहर के कार्य करने के लिए भी धीरे धीरे वे जागरूक हो रही हैं, जिसके कारण आज भारत जैसे देश में भी और अन्य देशों में भी स्त्रियों को शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध, उनको हर क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में देख लो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में देख लो, चाहे विज्ञान क्षेत्र में देख लो, धीरे धीरे करके स्त्रियों की भूमिका भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। जैसे कि
भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी। उसके बाद विज्ञान क्षेत्र में कल्पना चावला जो हरियाणा की थी, वो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी नासा में उसका चयन हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि हम धीरे धीरे जो लड़कियां हैं, वो महिलाएं हैं, धीरे धीरे अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो रही हैं। वे इन अधिकारों को पाने के लिए उन्होंने कुछ आंदोलन भी चलाए, जैसे कि उनके अपने शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए, रोजगार करने के लिए, विदेशों में जाने के लिए, अपनी आजीविका खुद कमाने के लिए इस ऐसे आंदोलन चले जिनको हम नारीवादी आंदोलन का नाम देते हैं। इनको हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के तहत जो महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, कि वे इस आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाती हैं कि वे भी कोई कार्य कर सकती हैं, उनको भी समान अधिकार होना चाहिए, उनको पुरुषों के समान शिक्षा मिले, समान स्वतंत्रता मिले, जिससे कि वे पुरुषों के बराबर काम कर सके, जिसके कारण आज महिलाओं की जो भागीदारी है वो कुछ हद तक बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज महिलाएं सेना में जाती हैं, सेना में, एयरफोर्स, नेवी सब में लड़कियां धीरे धीरे आगे जा रही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं। आपने अपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि जब टॉपर्स होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मार्क्स लाती हैं और वे टॉप करती हैं। यही नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियों को अपने कार्यों के प्रति सशक्त बनाया जाए, उनमें यह जागरूकता प्रदान की जाए कि वे भी कुछ कार्य कर सकती हैं, जो वे अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकती हैं। नारीवादी आंदोलन यह चाहता है कि लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति लड़े और वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है। आपको पता ही होगा कि भारत प्राचीन काल से रूढ़िवादी देश था। रूढ़िवादी अर्थ का तात्पर्य है कि महिला को तो केवल घर के कार्य करने तक सीमित समझा जाता है, पुरुष बाहर के कार्य करने के लिए बना है और महिला केवल घर के कार्य करने के लिए ही बनी है। हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में खराब है। प्रत्येक क्षेत्र से तात्पर्य है कि चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र देख लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र देख लो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र देख लो, उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम भागीदारी है। जो जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम मात्रा में चुनाव लड़ती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको बहुत कम शिक्षा दी जाती है कि घर से बाहर जाने की परमिशन को कम दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उनको 10वीं या 12वीं पढ़ाने के बाद उनको उच्च शिक्षा लेने के लिए शहरों में या बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि वे समझते हैं कि अगर वे लड़कियां बाहर जाएंगी तो जो उनके धर्म है, उनके परिवार के जो नियम कानून, वे कायदे टूट सकते हैं, इसलिए उनको बाहर जाने नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, इसका प्रमुख कारण पितृ प्रधान हमारे समाज का होना है। पितृ प्रधान का अर्थ है कि जो स्त्री और पुरुष के बच्चे होते हैं, वो आपने अपने समाज में देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वे पिता के नाम से जाने जाते हैं, न कि माता के नाम से। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप किसके लड़के हो, तो हम अपनी माँ का नाम न बता के अपने पिता का नाम बताते हैं, कि हम कहते हैं कि हम या अशोक का लड़का या लड़की हूँ, या इस प्रकार बताते हैं। वे अपनी माता का नाम नहीं बताते। इसे हम पितृ प्रधान कहते हैं, जिसके कारण भी महिलाओं की स्थिति समाज में बिछड़ती जा रही है। आगे देखते हैं, लड़के लड़कियों में शिक्षा के आधार पर भेदभाव। हमने देखा होगा कि हमारे समाज में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के और लड़कियों के में शिक्षा देने में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। लड़कों को कई बार क्या होता है, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, बाहर भी उनको पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए इस प्रकार की सुविधा परिवार उपलब्ध नहीं कराता है। उनको कई बार तो उनको स्कूली शिक्षाएँ देना जरूरी नहीं समझता, वे स्कूल शिक्षा देना सिर्फ लड़कों की जरूर समझते हैं, जिस कारण महिलाओं की स्थिति भारत जैसे देश में खराब होती जा रही है। लड़कियों के बोझ समझना, जिस कारण महिलाओं का लिंग अनुपात भी कम होता जा रहा है। कि हमारे समाज में लड़कियों के बोझ समझते हैं, और वो समझते हैं कि परिवार में जब लड़की पैदा होती है तो
उसको एक बोझ समझते हैं। वो समझते हैं कि इसकी हमें इसका पढ़ाई खर्च उठाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, जिस कारण भी कई बार क्या होता है कि लड़की पैदा होती है तो कई बार उसको घर वाले, अब तो ये कंडीशन लेकिन कुछ कम मात्रा में होती है, बहुत कम होती है, लेकिन कि लड़कियों को पैदा होती है, लड़कियों को या तो मार देते थे। आज भी खबर आती रहती है कि कोई लड़की नदी, कोई जो छोटा लड़की छोटी 1-2 महीने की, उसको हम शिशु कहते हैं, उस शिशु का कई बार नदी में मिला या कोई किसी सड़क के किनारे मिला, या कई बार ऐसा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में ये जिसको हम लिंग जांच बोलते हैं, उसमें हम यह पता कर लेते हैं कि लड़का है लड़की। अगर लड़की हो तो हम उसको पेट के अंदर ही मरवा देते हैं, जिसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं। भ्रूण भ्रूण हत्या। इस कारण भी महिलाओं की स्थिति भारत जैसे देश में खराब हो रही है। उस और इन कारणों के आधार पर ही महिलाओं को लिंगानुपात है, जो लिंगानुपात का अर्थ होता है कि मान लो 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष के साथ 1000 लड़कियां हैं या नहीं है। अगर 1000 स्त्री, वो पुरुष और स्त्रियां इस तरह 1000 दोनों की संख्या बराबर, तो लिंगानुपात सही है। अगर लड़कियां 1000 पुरुषों के साथ अगर मान लो लड़कियां 900 है, तो इसका अर्थ यह होगा कि लिंगानुपात कम है। जिस अपने भारत देश में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जिस कारण उसने कुछ योजनाएं भी चलाई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इत्यादि योजना, जिससे कि लिंगानुपात में आज काफ़ी सुधार भी आ चुका है। आगे देखते हैं, जिस लिंगानुपात भी कम होता है, जिस कारण महिलाओं का साक्षरता दर केवल 54% है। जैसे कि अब मैंने पीछे बताया था कि लिंगानुपात कम रहना या उनको लड़कियों को बोझ समझना, उनको शिक्षा नहीं देना, जिसके कारण जो साक्षरता दर है, यानी कि साक्षरता का अर्थ है जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है, वो बहुत कम है, केवल 54% है। जबकि पुरुषों का जो साक्षर दर का एरिया है वो है 76%। इन कारणों से महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, घर की आर्थिक स्थिति खराब भी हो सकती है, या कई बार कोई बिछड़ा क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ स्कूली शिक्षा इस प्रकार का सुविधा उपलब्ध न हो, जिस कारण भी महिलाओं की स्थिति बिछड़ रही है। आगे देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि महिलाओं की राजनीति में कितनी भागीदारी है या उनकी कितनी हिस्सेदारी है। देश में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हमारे स्थानीय चुनाव जैसे सरपंच, जिला परिषद चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफ़ी सीमित है। सीमित मतलब आपने देखा होगा कि जैसे जिला परिषद के चुनाव होते हैं या गाँव में सरपंच के चुनाव होते हैं, जिसको हम प्रधान भी बोलते हैं, उनमें बहुत कम ही महिलाएं इन पदों के लिए उम्मीदवार रूप में खड़ी होती हैं, या उनको खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है। जैसे और राज्य में देखते हो विधानसभा के चुनाव होते हैं, 2014 में जो चुनाव हुए तो उसमें केवल 5% महिलाओं की भागीदारी थी लोकसभा में। यानी कि इससे पता चलता है कि जो महिला है उनकी राजनीति में भागीदारी बहुत कम है। वे न तो किसी प्रकार का चुनाव लड़ती है, न किसी प्रकार चुनाव में खड़ी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि उनको राजनीतिक शिक्षा बहुत कम है, उनको राजनीतिक शिक्षा से दूर रखा जाता है। उनको वोट के अधिकारों से या उनके वोट के अपने प्रयोग करने से या राजनीतिक शिक्षा से दूर रखा जाता है। इसके कारण महिलाओं की जो स्थिति है या महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम देखने को मिलता है, जिस कारण भारत अफ्रीका और अमेरिका के विकासशील देशों से भी पीछे है। यानी कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप एक गरीब महाद्वीप है, लेकिन और जो अमेरिका महाद्वीप के कुछ जो विकासशील देश यानी कुछ जो गरीब देश हैं, वे भी भारत से अच्छी स्थिति में, क्योंकि उन देशों में जो महिलाएं वे अपने वोट के अधिकार प्रति या राजनीति में अपने कुछ कार्य करने के प्रति जागरूक है, जिस कारण उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वे भारत से ज़्यादा है। इसी कारण भारत का प्रतिनिधित्व इन कुछ कारणों से कम होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसके अगला पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि जाति और धर्म किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। थैंक यू। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो 10th में है। हम आने वाले समय में 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। फिलहाल अभी हमने ये शुरू किया है, ये केवल 10th वालों के लिए है।
अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम 9th 10th और सब बच्चों के लिए इस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।